गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में जनसंख्या नीति इस पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल रामटे के एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा। आज हम भारत में जनसंख्या नीति पर अवगत कराएंगे। कोई भी देश, दुनिया के कोई भी देश में सामाजिक और आर्थिक विकास अगर करना है तो जनसंख्या का प्रभाव जनसंख्या का प्रभाव किसी भी देश पर पड़ना एक स्वाभाविक है। प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश के लिए यह आवश्यक होता है कि जनसंख्या संबंधी उपयुक्त नीति किस तरह से निर्माण की जाए। जनसंख्या ये बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट है और वेरी बर्निंग पॉइंट है। जनसंख्या नीति के आशय से किसी भी देश की सरकार की उस मान्यता से जिसके अनुसार वह जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करती है, जनसंख्या नीति सभी देशों में समान नहीं होती। जनसंख्या नीति से संबंधित प्रोफेसर एम चंद्रशेखर कहते हैं कि जनसंख्या नीति सरकार द्वारा देश की जनसंख्या के आकार तथा संगठन में किसी सरकारी नियम अथवा निर्देश द्वारा परिवर्तन लाने के लिए एक प्रयास है। अब जनसंख्या नीति से किस तरह से सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन होता है। भारत की जनसंख्या नीति संबंधी जो भी उपयुक्त नीति है ये इस प्रकार है। आर्थिक नियोजन, किसी आर्थिक नियोजन के साथ साथ जनसंख्या नियोजन का भी आवश्यक होना जरूरी है। जनसंख्या संबंधी नीति के अभाव के कारण आर्थिक नियोजन संभव नहीं होता और भारत जैसे विकासोन्मुख आर्थिक व्यवस्था वाले देश में जहां तक जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और जनसंख्या के संबंध में इस उपयुक्त नीति का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है। आर्थिक नियोजन सामाजिक नियोजन का ही एक अंग होता है और जिसलिए गुरनाल मिर्डाल कहते हैं कि विस्तृत अर्थों में अगर जनसंख्या की नीति सामाजिक नीति ही होती है और यदि व्यावहारिक सामाजिक विज्ञान या सामाजिक नीति के व्यावहारिक पहलू को ध्यान में रखा गया तो जनसंख्या की नीति का क्षेत्र आवश्यक रूप से संकुचित हो जाने का स्पष्ट भय बना रहता है और जनसंख्या कार्यक्रम को स्वयं सामाजिक जीवन के संपूर्ण ढांचे के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उसे अन्य सामाजिक नीतियों पर प्रभाव डालना चाहिए और अन्य नीतियों से प्रभावित होना चाहिए। जनसंख्या संकट का यदि हम विवेक से सामना करना चाहते हैं तो हमें समस्त सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का एक विचार, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के विचार पर भी गहन चर्चा करनी चाहिए या उस पर विचार करना चाहिए। तो भारत के विकास की योजना में जनसंख्या संबंधी नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता से पूर्व देश की संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई थी और आर्थिक नियोजन के आधार पर देश अपने आर्थिक विकास का सतत प्रयास कर रहा था। भारत में आर्थिक विकास का प्रधान उद्देश्य ही विशाल जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और जनसंख्या में तेजी से गति में वृद्धि हो रही है, उससे देश की आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए अनेक बाधाएं उपस्थित होती है और इस संबंध में द्रुत गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा दिखाई देती है और बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पंचवार्षिक योजना द्वारा देश की प्रगति का स्वप्न संजोए हुए वह साकार रूप नहीं ले सकेगा। इस संबंध में योजना आयोग ने लिखा है कि भारत जैसी स्थिति वाले देश में जनसंख्या की
अत्यधिक वृद्धि का दर आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति जीवन स्तर पर निश्चय ही प्रभाव पड़ता है। और भारत में जनसंख्या की वृद्धि जैसी जैसी हो रही है, नियोजनकर्ताओं के अनुमान से अधिक तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या, हर पंचवार्षिक योजना में जनसंख्या का प्रारूप निश्चित योजना आयोग से किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में 1960 में देश की जनसंख्या 41 करोड़ थी और 1971 टू 81 में 68.3 करोड़ हो गई। 81 टू 91 के दशक में 84.6 करोड़ तक पहुंची। 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ हो गई। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 में 17.64 यानी 17.64% की प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी इस तरह से भारत में जनसंख्या संबंधी जो नीतियां है कैसी फेल हुई, इसका हम ब्यौरा इस पर बात करेंगे। भारत की जनसंख्या में वृद्धि इस गति से हुई कि योजना आयोग के सभी अनुमान इसमें गलत हुए हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास से मिलने वाले लाभ भी इसमें समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से देश की आर्थिक और सामाजिक सफलता उपयुक्त जनसंख्या नीति पर निर्भर करती है। और यह निष्कर्ष निकाला जाता है, यह कहा जाता है कि देश में आर्थिक विकास की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए जनसंख्या संबंधी नीति का निर्माण बहुत आवश्यक होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में बनाई थी, उसके बारे में हम अवगत कराएंगे। सन 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा में देश में जो घटनाएं हुई, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि कठोर प्रयासों से परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत अधिक बल देना आवश्यक है। और 1976 में उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में लोगों को नसबंदी के लिए भी तैयार करने के हेतु दबाव का प्रयोग किया गया। परिणाम स्वरूप कार्यक्रम में, इस जनसंख्या के कार्यक्रम में अनुचित कार्य होने लगे और जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत बदनाम हो गया और परिवार नियोजन मात्र नसबंदी का पर्यायवाची बनकर रह गया। 1976 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई और 1977 में उसमें संशोधन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद और केंद्रीय परिवार नियोजन परिषद की संयुक्त बैठक में भारत सरकार ने यह घोषित कर दिया कि जनसंख्या नीति के प्रमुख बातों को इसमें शामिल किया, जैसे विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, जैसे कि जनसंख्या नीति के अंतर्गत न्यूनतम विवाह योग्य आयु में वृद्धि कर दी गई और लड़कियों की विवाह योग्य आयु 15 वर्ष से बढ़कर 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु 18 से बढ़कर 21 वर्ष कराई गई। विवाह की आयु बढ़ाने के पीछे यह उद्देश्य निहित था कि उत्तरदायित्व, मातृत्व एवं पितृत्व का विकास होना चाहिए। अनिवार्य उसमें संसद के प्रतिनिधित्व का स्थायीकरण, ये भी एक मुद्दा आता है कि लोकसभा और विधान मंडलों में सदस्यों की संख्या 2001 तक वही रहेगी जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई थी। इससे देश के सभी राज्यों को परिवार परिसीमन के लिए बल प्राप्त होता है। मौद्रिक प्रोत्साहन दिया गया। जनसंख्या नीति की घोषणा के बाद नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों के उपलब्ध कराई जाने वाली जो भी प्रोत्साहन राशि है, उसमें वो प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करा दी गई। जिन माता पिता के 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें 150, 3 जीवित बच्चे हैं तो माता पिता को 100 रुपया, ऐसे 4 या अधिक बच्चे हैं तो माता पिता को 70 रुपये मौद्रिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया 1976 की नीति में। तो इस तरह से मौद्रिक प्रोत्साहन निर्धारित किया गया था।
आयकर से छूट 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में आयकर में छूट दी गई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रोत्साहन देने वाले सरकार ने जनसंख्या नीति में यह प्रावधान किया गया था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के हेतु सरकार, स्थानीय संस्थाएं और अनुमोदित पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को दिए गए दानों को आयकर से मुक्त रखा जाएगा। राज्यों को केंद्रीय सहायता, राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई और इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि यदि वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्य उपलब्ध वित्तीय सहायता की धनराशि 8% धनराशि परिवार नियोजन कार्यों पर व्यय नहीं करेंगे तथा उनकी सहायता राशि में कटौती कर दी जाएगी। इसके साथ साथ यह प्रावधान किया गया था कि करों में से हिस्सा देने तथा अन्य केंद्रीय सहायता देने के लिए 1977 में जनसंख्या को आधार माना जाएगा तथा 2001 तक वो आधार प्रभावी रहेगा। जनसंख्या संबंधी शिक्षा देना, जनसंख्या नीति में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी पाठ्यक्रमों में विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनसंख्या संबंधी शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाएगा या विद्यार्थी प्रारंभ से ही छोटे परिवार की उपयोगिता को समझ सकेंगे। प्रचार माध्यमों का पूर्ण उपयोग किया गया। जनसंख्या संबंधी नीति के प्रावधान में केंद्र या राज्य सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के कई प्रचार प्रसार के माध्यम निर्माण किए गए। छोटे परिवार का सिद्धांत अपनाया गया। नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यक्रमों में छोटे परिवार के सिद्धांत को भी मुख्य रूप से उसमें महत्व देंगे या इसी दृष्टि के कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन सरकार बार बार करेगी। लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, इस नीति में लड़कियों को माध्यमिक स्तरों के ऊपर की शिक्षा दिलाने में सरकार ने विशेष बल दिया। बालिकाएं देश के सम्मुख उपस्थित जनसंख्या की विकराल समस्या, किसी भी देश की बालिकाएं देश के सम्मुख उपस्थित जनसंख्या की विकराल समस्या को समझ सके और इस समस्या के प्रति उसे अपने उत्तरदायित्व को अनुभव कर सके। समूह अभिप्रेरणा नीति में प्रावधान किया गया और परिवार नियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संस्थाओं, पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों एवं भिन्न भिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया ताकि ऐसी दिशा में और अधिक महत्वपूर्ण निर्वहन कर सके। जनसंख्या नीति का मूल्यांकन किया गया। देश के लिए जनसंख्या नीति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, किसी भी देश के लिए तैयार की गई उपयुक्त जनसंख्या संबंधी नीति में कई प्रकार के प्रावधानों में अधिकांश देश में लागू किए गए जो प्रावधान है, उस प्रावधान से वर्तमान में किसी भी देश की जनसंख्या भयावह समस्या निर्माण करती है तो उस जनसंख्या की समस्याओं को समाधान करने के लिए जनसंख्या नीति के माध्यम से प्रावधानों का जो प्रावधान किया गया या जनसंख्या नीति का उपयोग बनाया गया, उसमें कई प्रकार के सुझाव सरकारी स्तर पर किए गए, जैसे कि शिक्षा सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करना। जनसंख्या नीति का मूल्यांकन करते समय शिक्षा सुविधा का विकास करना एवं विस्तार करना, जैसे कि देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग आज भी निरक्षर पाया जाता है या अशिक्षित पाया जाता है। और भारत में तो ये है, भारत में अशिक्षा या निरक्षरता बड़ी पैमाने में बढ़ रही है, उसका विस्तार हो रहा है। और शिक्षा मनुष्य को उचित और अनुचित के बीच में भेद करना सिखाती है।
और आज आवश्यकता इस बात की है कि जनसंख्या जैसी विकराल समस्या की भयावहता को समझने के लिए सामान्य जन में शिक्षा का प्रसार किया जाए और शिक्षित व्यक्ति ही सीमित परिवार की उपयोगिता की समझ बन सके या उसका समर्थन कर सके। नियमों का कड़ाई से पालन करना भारत सरकार की जनसंख्या नीति में जिन नियमों का प्रावधान किया गया है उसका पालन कठोरता से करना बहुत जरूरी होता है। कई प्रकार यानी जनसंख्या नीति में यह प्रावधान किया गया है कि लड़के लड़कियों का विवाह क्रमशः 21 और 18 वर्ष की आयु में करना वैधानिक रूप में आवश्यक होना चाहिए। और आज भी कई गांवों में, कई शहरों में बाल विवाह की प्रथा जोर शोर से प्रचलित हो रही है। देश के कई राज्यों में, जैसे राजस्थान में प्रतिवर्ष हजारों नन्हे मुन्ने बच्चों की शादियां खुलेआम कर दी जाने की प्रथा है और इसी हेतु कानूनी अवहेलना के लिए आज तक किसी भी सरकार ने उनको दंडित नहीं किया गया। गर्भपात की अधिक सुविधा, यद्यपि अगर देश में 1 अप्रैल 1972 से मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत गर्भपात का वैध करार दिया गया है और आज भी देश में ऐसी शासकीय चिकित्सालयों और सुविधाओं का घोर अभाव जहां महिलाएं सरलता से गर्भपात करा सके और जिन निजी चिकित्सालयों में यह सुविधा उपलब्ध है वहां डॉक्टर की फीस अधिक होने से कई प्रकार के निर्धन महिलाओं का यह बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसमें निर्धन महिलाओं का एक बड़ा वर्ग इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। और आवश्यकता इस बात की है कि देश में गर्भपात कराने के लिए सुविधायुक्त चिकित्सालयों की व्यवस्था की जाए। सीमा से बड़े परिवार पर अधिक कर देश की जनसंख्या के अध्ययन में विद्वानों का यह मत है कि सरकार को उन परिवारों पर कोई विशेषकर आरोपित करना चाहिए जिनके परिवार निर्धारित सीमा से बहुत अधिक बड़े हैं। और विद्वानों का यह भी कहना है कि ऐसा न करने से उनके बच्चों में परिवार सीमित रखने के प्रति स्वयं चेतना जागृत होगी। और सुझाव आज भी यह विवादास्पद है क्योंकि कुछ चिंतक और विद्वान यह सुझाव के औचित्य को स्वीकार नहीं करते। हमारे देश में कई धार्मिक प्रथा है, सामाजिक प्रथा है, बुराइयां, अंधश्रद्धा के कारण भी एक विकराल जनसंख्या का रूप दिन ब दिन बढ़ रहा है। गर्भ निरोधक के सभी साधनों पर बराबर बल दिया जाना चाहिए। यह बात प्रत्येक परिवार की स्वेच्छा पर छोड़ दी जानी चाहिए और अपनी सुविधा अनुसार गर्भ निरोधी का कोई भी साधन अपनाने पर स्वतंत्र हो या दबाव के लिए कोई स्थान नहीं। परिवार कल्याण के क्षेत्र में नसबंदी अथवा किसी भी प्रकार के दबाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह अनिवार्य बद्धाकरण की नीति को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चिकित्सालय कठिनाई की चिकित्सा निःशुल्क होना चाहिए। यानी हमारे देश में स्वेच्छा से नसबंदी ऑपरेशन करवाने में यदि किसी प्रकार की कोई चिकित्सालय कठिनाइयां उपस्थित हो जाए तो चिकित्सा निःशुल्क किए जाने की व्यवस्था सरकार ने की जानी चाहिए। और दुर्भाग्यवश किसी भी स्थिति में नस की पुनर्जोड़ने की आवश्यकता हो जाए तो यह सुविधा भी संबद्ध व्यक्ति को यथासंभव उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह सरकार की नई संशोधन प्रणाली है। अनुसंधान पर बल देना, जनसंख्या नीति का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान पर ज्यादा बल देने की जरूरी है। वर्तमान संदर्भों में अगर देखेंगे तो परिवार नियोजन की अत्यधिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रजनन विज्ञान और गर्भ निरोध के क्षेत्र में अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
इन उपयुक्त उपायों द्वारा देश की जनाधिक्य समस्या, जनसंख्या की समस्या का समाधान किया जा सकता है। और परिवार नियोजन कोई चिकित्सा संबंधी समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। इस समस्या के समाधान के हेतु अर्थशास्त्री हो या चिकित्सक हो या मनोवैज्ञानिक हो या समाजशास्त्री हो, जनसंख्या विद्वान एवं स्थानीय संस्थानों का एक ऐच्छिक सहयोग अपरिहार्य है। आज परिवार नियोजन क्षेत्र में जितनी आवश्यकता प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की है, उतनी अन्य साधनों की नहीं। देश के सम्मुख एक सुनिश्चित परिवार नियोजन कार्यक्रम अगर बनाना है तो सफल क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व देश के प्रत्येक नागरिक का होना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसके तहत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी और फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जनसंख्या नेशनल पॉलिसी 2000, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, जनसंख्या वृद्धि, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि दर 2010 तक 2.1%, यह आदर्श स्तर पर लाकर पुनर्स्थापन दर एनआरआर कहते उसको, एक एनआरआर करने के लिए उद्देश्य तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 फरवरी 2000 को 3 प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर इस जनसंख्या नीति को स्वीकृति प्रदान की गई थी। जैसे कि तात्कालिक उद्देश्य जो है, जैसे गर्भ निरोधक उपायों के विस्तार हेतु स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना। दूसरा है मध्यकालीन उद्देश्य, जैसे कि सन 2010 तक कुल प्रजननता दर को घटाना। और दीर्घकालीन उद्देश्य है सन 2045 तक स्थायी आर्थिक विकास हेतु आवश्यक स्थिर जनसंख्या के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नई जनसंख्या नीति के अंतर्गत छोटे परिवार की नीतियों को विस्तार देने वाली पंचायतों, जिला परिषदों को प्रोत्साहन देना चाहिए। छोटे परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन को स्वास्थ्य बीमा योजना, बालिका समृद्धि योजना, मातृत्व योजना, ऐसे कई कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देना आवश्यक है। नई जनसंख्या नीति में छोटे परिवार के सिद्धांतों का पालन करने वाले परिवार के लिए 16 प्रोत्साहन, करीबन 16 प्रोत्साहन और प्रेरक उपाय की घोषणा उसमें कई बार की गई है। जनसंख्या नीति में प्रावधान किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को या परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना उन दंपतियों को लागू होना चाहिए जो नसबंदी करा चुके हैं तथा जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं, उनको इस बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने जनसंख्या नीति के सफल क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया है। इसमें केंद्र तथा सभी राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सदस्य बनाए गए हैं। देश के विख्यात जनसंख्या शास्त्री, जन स्वास्थ्य से संबंधित विद्वान तथा गैर सरकारी संगठनों के विद्वान लोग इसमें शामिल किए गए हैं। यह आयोग इस नीति के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखता है, उसकी विधियों के लिए सुझाव भी दे सकता है। नई जनसंख्या नीति में एक दूरगामी परिणाम वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाने वाले राज्यों को हतोत्साहित कराने की दृष्टि से 2026 तक लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सन 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या सन 2026 तक यथावत रखने का निर्णय सरकार ने लिया है, ताकि राज्य सरकार पूर्ण निष्ठा से जनसंख्या के विषय में राष्ट्रीय एजेंडों का क्रियान्वयन कर सके।
उल्लेखनीय यह है कि लोकसभा की सीटों का पुनर्सीमांकन टालने के लिए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन भी करना होगा। और सन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 तक के लिए स्थगित किया गया है। इसके पूर्व लोकसभा सीटों का पुनर्सीमांकन सन 1971 की जनगणना के आधार पर सन 1976 में किया गया था। जनसंख्या नीति के अनुसार 11 मई 2000 में देश की जनसंख्या 1 अरब हो जाएगी, ऐसा अनुमानित किया गया। और नई जनसंख्या नीति के अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे रहने वाले दंपत्ति यदि वैधानिक विवाह योग्य आयु सीमा के बाद विवाह करते हैं तो महिलाओं में 21 वर्ष की आयु और बाद में पहली बार मां बननी है तो दंपत्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे कई प्रकार के प्रावधान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में दिए गए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित भारत के लगभग आधी जनसंख्या वाले 12 राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। चिंता इस तरह से व्यक्त की गई है कि इन राज्यों में कई नीति के प्रभावों का क्रियान्वयन करने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार नहीं की गई। एक कार्य योजना कम से कम हर प्रदेश में करनी चाहिए। इस कार्य योजना के अंतर्गत न केवल जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में यह निश्चित प्रयास किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की तरह की भिन्न भिन्न राज्य स्तरीय जनसंख्या आयोग की बैठकें और उनका गठन किया जाना बहुत जरूरी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। यह अनुमानित किया गया कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत अभी जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे हमारे देश में 2008-9 में हुआ, कोविड-19 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इससे भारत की जनसंख्या 1.3% से कम हो रही है। जबकि भारत सरकार ने किसी भी प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण कानून न बनाए हुए भी भारत की जनसंख्या बहुत कम हुई है। तो 2040 में भारत की जनसंख्या 93 करोड़ हो जाएगी, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। क्योंकि युवा वर्गों को अगर रोजगार नहीं मिला या बेरोजगारी देश से खत्म नहीं हुई तो युवा शक्ति भारत की वैसी खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से युवा शक्ति देश की आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए जहां योगदान होना चाहिए, वो योगदान अगर 2040 तक नहीं मिला तो अपने आप एक वृद्धत्व की संख्या भारत में बढ़ने का बहुत बड़ा एक अनुमान है। और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों का ऐसा एक अनुमान है कि 2040 तक भारत की जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, वो 93 करोड़ तक हो जाएगी। इस तरह से पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने गौर करना चाहिए कि भारत की जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरी है। तो